हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो एक नॉवेल है थॉमस हार्डी के द्वारा, इसके इंट्रोडक्शन और मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इस नॉवेल के स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेन नॉवेल क्या है। उससे पहले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर मैप बना रखा मैंने, कैरेक्टर्स का जो मैप है वो एक बना रखा है मैंने, और इसके थ्रू मैं आपको एक बार पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ और किस कैरेक्टर का किससे क्या रिलेशन है इसको भी मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है। लेकिन बच्चों, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पूरे मैप में मैंने किसी किसी एरो में सिंगल साइड एरो लगाया है और किसी किसी एरो में डबल साइड एरो यूज किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर के दो माइकल हेंचार्ड के ऊपर के दो एरोज देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसमें सिंगल एरो है जो ल्यूसेटा टेम्पलमैन की तरफ जा रहा है, एक तरफ एरो है, और जो सुसन हेंचार्ड की तरफ जा रहा है उसमें डबल एरो है। तो ये ध्यान रखना, जिसमें डबल एरो है इसका मतलब ये है कि दोनों कैरेक्टर उस चीज़ में इंक्लूड हैं या दोनों कैरेक्टर वहाँ साथ हैं, और जिसमें सिंगल एरो है उसमें वन साइड दिखाया गया है या कैरेक्टर के एक पार्ट को दिखाया गया है, दूसरे कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम दिखाया गया है। तो आप ये ध्यान रखना कि जिसमें दोनों साइड में एरो हैं उसमें दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, जबकि सिंगल एरो वाला वन साइडेड है। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इस कहानी का या इस स्टोरी का, इस नॉवेल कह दो, इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें से जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो है माइकल हेंचार्ड। तो माइकल हेंचार्ड देखिए मिडिल में है, सेंटर में है, और माइकल हेंचार्ड से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले माइकल हेंचार्ड से रिलेटेड व्यक्ति है या पर्सन है, वो है सुसन हेंचार्ड, जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के बॉक्स में है या ग्रीन लेटर्स में लिखा हुआ ऊपर साइड में। तो माइकल हेंचार्ड और सुसन हेंचार्ड ये क्या है आपस में? ये हस्बैंड वाइफ हैं, जैसा कि एरो के ऊपर लिखा हुआ है हस्बैंड वाइफ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। माइकल हेंचार्ड के दूसरे साइड में, वो अपर साइड में देखो, नाम क्या है? ल्यूसेटा टेम्पलमैन। ल्यूसेटा टेम्पलमैन कौन है? तो ल्यूसेटा टेम्पलमैन एक जर्सी वुमेन है, जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स में बताया था, जर्सी की रहने वाली एक वुमेन है, और जिससे माइकल हेंचार्ड एक बार प्रेम करता है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। माइकल हेंचार्ड के नीचे एक तीसरा कैरेक्टर है, नीचे साइड में देखना, साइड में नहीं, नीचे वाले साइड में, जो रेड कलर में लिखा है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। एलिजाबेथ जेन न्यूसन ये सौतेली बेटी है माइकल हेंचार्ड की। स्टेप फादर है ना माइकल हेंचार्ड, इसका मतलब सौतेली बेटी है इसकी। और वास्तविक में ये किसकी बेटी है वास्तव में? तो ये, जैसा कि आप लास्ट में देख रहे हो, एलिजाबेथ जेन न्यूसन, न्यूसन नाम है, तो इसके ऊपर देखेंगे तो एक कैरेक्टर है रिचार्ड न्यूसन। तो रिचार्ड न्यूसन की बेटी है और इसकी माँ है सुसन हेंचार्ड। एक्चुअली सुसन हेंचार्ड को माइकल हेंचार्ड रिचार्ड न्यूसन को एक मेले में नशे की हालत में बेच देता है। तो जैसे लिखा हुआ है रिचार्ड न्यूसन से पहले एरो पे कि रिचार्ड न्यूसन को माइकल हेंचार्ड सेल वाइफ एंड डॉटर, उसने अपनी वाइफ और डॉटर को रिचार्ड न्यूसन को बेच दिया है। बाद में इसकी डॉटर, उसका भी नाम होता है एलिजाबेथ जेन, उसकी डेथ हो जाती है और एक दूसरी बेटी पैदा होती है, किससे? सुसन हेंचार्ड से और रिचार्ड न्यूसन से, जिसका नाम रखा गया जाता है एलिजाबेथ जेन न्यूसन। अब एलिजाबेथ जेन न्यूसन के
बात करें तो माइकल हेंचार्ड से रिलेटेड एक कैरेक्टर और है, अगर नीचे की साइड में देखें एलिजाबेथ जेन न्यूटन के अपोजिट साइड में, तो एक कैरेक्टर का नाम है डोनाल्ड फारफ्रे। डोनाल्ड फारफ्रे एक स्कॉटलैंड का व्यक्ति है जो माइकल हेंचार्ड का दोस्त बनता है। माइकल हेंचार्ड उसको मैनेजर के रूप में पोस्ट करता है या लेकर के आता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। ये डोनाल्ड फारफ्रे 2 शादियां करता है। पहली इसकी वाइफ होती है ल्यूसेटा टेम्पलमैन। प्रेम स्टार्ट करता है वो एलिजाबेथ जेन न्यूटन से, लेकिन बीच में एंट्री होती है ल्यूसेटा टेम्पलमैन की, तो ये उससे शादी कर लेता है। बाद में ल्यूसेटा टेम्पलमैन की डेथ के बाद वो एलिजाबेथ जेन न्यूटन से शादी कर लेता है, मतलब ये दोनों से शादी कर लेता है। तो आपने ये देख लिया कि ये कैरेक्टर मैप क्या एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। ध्यान से आप एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे तो ईजिली आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए। अगर आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए बच्चों, तो नॉवेल्स ईजिली समझ में आ जाएंगे। नॉवेल्स की जो स्टोरी है या नॉवेल की जो स्टोरी है वो ईजिली आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी समरी की बात करते हैं। तो बच्चों, जब नॉवेल स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि माइकल हेंचार्ड अपनी वाइफ सुसन और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ वो ट्रैवल कर रहा होता है किसी जॉब की तलाश में, और ये हेट रेसर है। हेट रेसर मतलब घास काटने वाला। और ये अपने सफ़र के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं, विडसन प्रेयर जिसका नाम है। वहाँ पर ये रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे इनको वो कैरेक्टर मिलती है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, मिसेस गुडएनफ। वहाँ पे ये रुकते हैं और ये एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, सॉरी, वहाँ पे ये माइकल हेंचार्ड जो है उससे शराब लेकर के शराब पीना स्टार्ट कर देता है। और जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो अपने शराब के नशे में ही वो एक ऑक्शन मतलब क्या होता है, बोली लगाना, नीलामी करना। वो मजाक में ही एक नीलामी प्रारंभ करता है, और उस नीलामी का जो बिकने वाली वस्तु है वो कौन है, उस नीलामी के लिए रखा जाता है एलिजाबेथ जेन जो उसकी बेटी है और उसकी वाइफ सुसन। इस नीलामी में एक कैरेक्टर और एंट्री करता है जो है रिचर्ड न्यूटन, जो कि एक सेलर है। वो आता है और वो उन दोनों को 5 गिनीज में खरीद लेता है। मतलब चल रहा होता है मजाक, लेकिन अब मैटर सीरियस होते जा रहा है कि वो रिचर्ड न्यूटन एलिजाबेथ जेन और उसकी मदर सुसन दोनों को 5 गिनी में खरीद लेता है। और वो नशे में रहता है, उसको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। अब वो उनको खरीद करके लेके चला जाता है, वैसे वो कनाडा की साइड चला जाता है। और जब मॉर्निंग टाइम होता है, जब मॉर्निंग में वो माइकल हेंचार्ड का नशा उतरता है और वो होश में आता है, तो बहुत रिग्रेट फील करता है, वो बहुत पछतावा फील करता है। और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी की तलाश में बहुत कोशिश करता, बहुत ज़्यादा तलाश था उनको, लेकिन वो उनको पाता नहीं है। और जब वो उनको नहीं पाता है तो वो आसपास के किसी चर्च में जाता है, और चर्च में जाकर के वहाँ शपथ लेता है कि वो अगले 21 ईयर्स तक, 21 सालों तक शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा वो वहाँ पे शपथ लेता है। इसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है और वो घूमते कैस्टर ब्रिज पहुँच जाता है। और कैस्टर ब्रिज पहुँच जाता है। कैस्टर ब्रिज में जाकर के वहाँ पे वो धीरे धीरे उसकी डेस्टिनी उसको सपोर्ट करती है, उसका भाग्य उसका साथ देता है, और वो धीरे धीरे एक एग्रीकल्चर मर्चेंट बन जाता है, एक कृषि व्यापारी बन जाता है। और उसमें सक्सेस होने के साथ साथ धीरे धीरे वो कैस्टर ब्रिज का मेयर भी बन जाता है। इधर बात करें सुसन हेंचार्ड की और एलिजाबेथ जेन की, तो ये दोनों रिचर्ड न्यूटन के साथ चले गए थे कनाडा साइड में। लेकिन लगभग 18 साल बाद, मतलब उनके उस घटना के बाद जब उनको बेच दिया गया था, उसके लगभग 18 साल बाद
ये रिचर्ड न्यूटन अपने नाव को लेकर व्यापार के चक्कर में गया हुआ होता है, लेकिन वो लौटता नहीं है और लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। तो उस लगभग 18 साल बाद उसकी डेथ को मान करके सूसन और एलिजाबेथ जेन वहाँ से लौट आते हैं हेंचार्ड की तलाश में। और हेंचार्ड की तलाश में जाकर सबसे पहले वो उस मिसेज गुडएनफ से मिलते हैं, उस मेले वाली औरत से, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो नहीं जानती है। तो वो धीरे धीरे ढूंढते वो कैस्टरबरी पहुंच जाते हैं और वहाँ से उनको पता चलता है माइकल हेंचार्ड के बारे में कि वो मेयर हैं। एलिजाबेथ जेन को उसकी मदर सूसन ने बताया कि वो उसका कोई रिलेटिव है, दूर का रिश्तेदार है, उसको रियलिटी नहीं बताई गई है। और वो लोग जब वहाँ आते हैं और हेंचार्ड को मेयर पाते हैं, तो थोड़े दिन बाद उन दोनों की मीटिंग होती है, किसकी, माइकल हेंचार्ड की और उसकी पुरानी वाइफ या फॉर्मर वाइफ सूसन हेंचार्ड की। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एलिजाबेथ जेन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिसग्रेस ना आए, अनहैप्पीनेस ना आए, इसलिए वो दोनों आपस में शादी करने की कोशिश करते हैं या शादी करने का निर्णय लेते हैं। हेंचार्ड विल कोर्ट एंड रीमैरी सूसन। हेंचार्ड ने क्या काम किया कि वापस से शादी कर लिया, किससे, सूसन से। मीनवाइल इस बीच में क्या होता है, हेंचार्ड हैज हायर्ड डोनाल्ड फार्फ्रे ए यंग स्कॉटमैन एज अ न्यू मैनेजर ऑफ हिज कॉर्न बिजनेस। इसी बीच में हेंचार्ड जो है, स्कॉटमैन का एक व्यक्ति है डोनाल्ड फार्फ्रे, उसको वो अपने मैनेजर के रूप में, कॉर्न बिजनेस के मैनेजर के रूप में हायर करता है या नियुक्त करता है। एलिजाबेथ जेन और डोनाल्ड फार्फ्रे ये एक दूसरे से धीरे धीरे प्रेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लग जाते हैं। अब जब इस बात का पता चलता है हेंचार्ड को, तो हेंचार्ड जो है डोनाल्ड फार्फ्रे से थोड़ा दूर रहने लग जाता है और उसने डोनाल्ड फार्फ्रे को धमकी देते हुए भी कहा कि वो उसका बिजनेस छोड़ दे और एलिजाबेथ जेन से मिलना भी बंद कर दे। इस पर डोनाल्ड फार्फ्रे क्या करता है, अपना खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वही बिजनेस, कॉर्न बिजनेस, फसल वाला। और इस तरह से वो उसका बन जाता है क्या, राइवल, विरोधी बन जाता है, किसका, हेंचार्ड का। हेंचार्ड के पास भी वही बिजनेस और उसके पास भी वही बिजनेस। और बात करें तो माइकल हेंचार्ड से ज़्यादा दिमाग था डोनाल्ड फार्फ्रे में बिजनेस के मामले में। हेंचार्ड उससे इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि उसने ये डिसाइड किया कि अब इसको हम बर्बाद कर देंगे, रुइन कर देंगे। और उस डिसीजन में या इस चक्कर में उसने रिस्की डिसीजंस भी लिए, थोड़े ख़तरनाक स्टेप्स भी उठाए। और ये जो ख़तरनाक स्टेप्स उठाए, मतलब कम दाम पे बेचना, ज़्यादा माल खरीद लेना ऊंचे दामों पर, ये जो स्टेप्स उठाए हैं उसने, ये उसके लिए प्रूव डिस्ट्रेस, मतलब उसके लिए थोड़ा हानिकारक साबित हुआ, उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद देखें तो सूसन फॉल्स इल। इसी बीच में क्या होता है, सूसन जो माइकल हेंचार्ड की वाइफ है, वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है और जल्दी ही मर जाती है दूसरी शादी के, या हेंचार्ड से दूसरी बार शादी के बाद। और उसने हेंचार्ड को मरते मरते एक लेटर देती है और वो प्रॉमिस लेती है कि वो इस लेटर को एलिजाबेथ जेन की शादी के दिन खोले। लेकिन वो लेटर अच्छे से चिपका हुआ नहीं था, क्लोज नहीं था, इसलिए हेंचार्ड ने उस लेटर को खोल करके पढ़ लिया। और उस लेटर को जब उसने पढ़ा तो उसमें ये उसको पता चला कि एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट हिज डॉटर। एलिजाबेथ जेन जो है उसकी डॉटर नहीं है, बट न्यूसन्स, बल्कि ये न्यूसन की डॉटर है, जिसको उसने बेच दिया था सूसन को, ये उसकी बेटी है। और जब उसको ये चीज़ पता चल जाता है तो वो एलिजाबेथ जेन की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट कम देने लग जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और तब एलिजाबेथ जेन ने डिसाइड किया कि वो हेंचार्ड की वाइफ हाउस को छोड़ करके, उसके घर को छोड़ करके, और वो कहीं दूर रहेगी। और उसने उसके हाउस को छोड़ दिया, या हेंचार्ड का साथ छोड़ करके
ल्यूसेटा टेम्पलमैन, जो कि जर्सी वुमेन थी, जो एक बार प्रेम करती थी या एक बार हेंचार्ड के साथ उसका प्रेम संबंध था, उससे शादी करने के चक्कर में वो वापस कैस्टरब्रिज आ गई थी। तो वो उसके साथ रहने लग जाती है। कौन? एलिजाबेथ जेन। जब हेंचार्ड ने एलिजाबेथ जेन की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाया, उससे थोड़ा दूर रहने लग गया, तो एलिजाबेथ जेन उसके घर को छोड़ करके ल्यूसेटा टेम्पलमैन के साथ रहने लग जाती है। अब क्या होता है कि सुसन की धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेथ होने के बाद ल्यूसेटा टेम्पलमैन चाहती है कि हेंचार्ड उससे शादी कर ले, लेकिन जब वो हेंचार्ड के कॉल का वेट कर रही होती है, हेंचार्ड के बुलावे को इंतज़ार कर रही होती है कि हेंचार्ड उसको बुलाए और शादी करे, इसी बीच में वो मिलती है डोनाल्ड फारफ्रे से। एक्चुअली डोनाल्ड फारफ्रे को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ जेन, जिससे वो प्रेम करता था, वो ल्यूसेटा टेम्पलमैन के साथ रह रहा है। तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है, या ल्यूसेटा टेम्पलमैन के घर जाता है, ताकि वो एलिजाबेथ जेन से मिल सके। लेकिन वो वहाँ जाता है और ल्यूसेटा टेम्पलमैन से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। इधर क्या होता है कि ल्यूसेटा देख रही है कि उसकी शादी डोनाल्ड फारफ्रे से होने वाली है, तो वो हेंचार्ड से पत्र लिखती है कि उसके सारे लव लेटर्स जो उसने पहले उसको लिखे हैं वो वापस लौटा दे। माइकल हेंचार्ड बिना किसी आर्ग्यू के उसने लेटर्स को लौटाना मंजूर कर लिया। वो लेटर्स लौटाने के लिए रेडी हो गया। उसने उसके लेटर्स को लौटाने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम है जोशुआ जॉब, जो कि उसका ही एक एम्प्लॉई है, उसको बुलाता है और उसको ल्यूसेटा टेम्पलमैन के सारे लव लेटर्स दे करके बोलता है कि उसको दे आ। जब वो जा रहा होता है तो बीच में वो एक इन में एक स्थान पे, शरण स्थल पे या आश्रय स्थल पे रुकता है, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और वहाँ पे जब वो रुकता है तो वो कुछ गरीब लोग, कुछ ग्रामीण लोगों से, कुछ कृषक लोगों से मिलता है और वो लोग उसको कन्विंस करते हैं कि लेटर्स को खोल के पढ़ते हैं। और जैसे ही वो लेटर्स को पढ़ते हैं तो वो डिस्कवर कर लेते हैं, या उनको पता चल जाता है कि हेंचार्ड और ल्यूसेटा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और फिर उनको बदनाम करने के लिए उन लोगों ने एक स्कीमिटी राइड क्या है बच्चों, कि गधे पे या खच्चर पे दो लोगों के पुतले को बैठा करके, और पुतला किसी के नाम का भी हो सकता था, दो लोगों के पुतले को बैठा करके शहर में घुमाना, उसके चेहरे पे ब्लैक करके या उसके चेहरे पे कालिख पोत करके। तो उन्होंने स्कीमिटी राइड जो जुलूस था उसको निकाला उन लोगों ने मिल करके। और इस जुलूस से फारफ्रे, जिस दिन ये जुलूस निकाल जाता है उस दिन फारफ्रे दूर होता है, मतलब वहाँ पे नहीं होता है। और इस जुलूस से ल्यूसेटा जो है बेहोश हो जाती है और उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ चली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बात करें कि हेंचार्ड का जो हेट था, जो घृणा थी किसके प्रति, डोनाल्ड फारफ्रे की तरफ, ये बढ़ती जा रही थी। और वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो एलिजाबेथ जेन में, जो कि उसको पता चल गया था कि ये न्यूसन की बेटी है, उससे दूर हो गया था। धीरे धीरे उसके तरफ भी उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। किसका? माइकल हेंचार्ड का। मतलब माइकल हेंचार्ड का गुस्सा किसके लिए? डोनाल्ड फारफ्रे के लिए। और उसका प्रेम किसके लिए? एलिजाबेथ जेन के लिए। दोनों के लिए बढ़ता जा रहा था दोनों चीज़ें। इसी बीच क्या होता है, न्यूसन वापस लौट करके आता है, जो कि मरा हुआ नहीं रहता है, वो जिंदा रहता है, और लौट करके आता है और हेंचार्ड से बात करता है, पूछता है किसके बारे में? सुसन और एलिजाबेथ जेन के बारे में, कि
कहाँ है, तो वो बताता है, माइकल हेंचार्ड न्यूटन को बताता है कि वो दोनों की डेथ हो गई है, और न्यूटन वहाँ से दुखी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब एलिजाबेथ जेन वापस से हेंचार्ड के साथ रहने लग जाती है और जानती है, उसको पता चलता है कि न्यूटन वापस लौट करके आया था, लेकिन हेंचार्ड ने उसको मिलने नहीं दिया है। हेंचार्ड ने उससे झूठ बोल दिया। किससे? न्यूटन से। इस बात का आभास किसको हो जाता है या पता चल जाता है? किसको? माइकल हेंचार्ड को। और माइकल हेंचार्ड कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो इस वजह से वो उस घर को छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है और निकल जाता है। इधर एलिजाबेथ जेन वापस से मिलती है किससे? न्यूटन से, और उसके हेंचार्ड के धोखे के बारे में भी उसको पता चल जाता है कि झूठ बोला इसने। और न्यूटन और फारफ्रे फिर क्या होते हैं? न्यूटन और फारफ्रे, जो एलिजाबेथ जेन का फादर है न्यूटन, और फारफ्रे जो उसका प्रेमी है, ये प्लानिंग करते हैं उनकी शादी के लिए, या एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की शादी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसी बीच हेंचार्ड वापस लौट करके आता है कैस्टर ब्रिज पे, और वहाँ पर वो जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन वहाँ पे आता है, लेकिन एलिजाबेथ जेन उसको बहुत बुरी तरह से फटकारती है, बहुत बुरा भला कहती है। वो उससे कहते हुए यह निकल जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। ही लीव्स अगेन टेलिंग हर दैट ही विल नॉट रिटर्न। उसने उसको कहा कि अब वो कभी नहीं लौटेगा, और कह के वहाँ से चला जाता है। और जब वो आता है बच्चों, तो वो अपने साथ में एक पिंजरा लाता है जिसमें कुछ सुनहरी चिड़ियाएँ होती हैं। शादी के बाद एक दिन एलिजाबेथ जेन जहाँ पे उससे मिलती है हेंचार्ड से, शादी की रात वाले, वहाँ पे जाके देखती है तो वो उसमें मरी पड़ी होती हैं चिड़ियाएँ, क्योंकि पिंजरे में कैद होती हैं। वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आता है, लेकिन फटकार खाने के बाद वो उसको वहीं छोड़ के चला जाता है और वो मर जाती हैं उसी में। तो ये दृश्य देख करके एलिजाबेथ जेन के हृदय में भी थोड़ा सा सॉरो क्रिएट होता है, सैडनेस फील होती है उसको, और वो हेंचार्ड की तलाश में निकल जाती है, वापस से हेंचार्ड की तलाश करने लग जाती है। और जब वो हेंचार्ड की तलाश करते हुए पहुंचते हैं एक गांव में, तो पाते हैं कि हेंचार्ड एक झोपड़ी में मृत पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, और वो अपने लिए पीछे से एक अपना विल छोड़ के जाता है, एक अपना एक संपत्ति या एक अपना लेख छोड़ के जाता है, जिसमें ये लिखा गया है कि मरने के बाद उसको कोई याद न करे, उसके लिए कोई कब्र न बनाए, उसको कोई स्थान न दिया जाए। ऐसा लिखा हुआ लेटर वो छोड़ करके मर जाता है। तो ये स्टोरी थी किसकी? मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज की। जो आपने देखा, पूरी स्टोरी किसकी थी? माइकल हेंचार्ड की थी। तो ये हमने स्टोरी यहाँ कंप्लीट किया। अब इसके थीम्स की बात करें बच्चों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इन मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज इज दैट ऑफ ब्लाइंड फेट। ब्लाइंड फेट, अंधा भाग्य, किसका? माइकल हेंचार्ड का। अगर हम देखें तो माइकल हेंचार्ड की बात ही नहीं करें, उसके थॉमस हार्डी के मोस्टली जो नॉवेल्स थे, बाकी जो नॉवेल्स भी होते हैं, उसमें भी फेट का बहुत ज़्यादा, किस्मत का बहुत ज़्यादा रोल होता है, या किस्मत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है पूरी स्टोरी में। जैसा कि आपने इसमें देखा है कि माइकल हेंचार्ड पहले एक क्या था, घास खोदने वाला था या घास बटोरने वाला था, बाद में वो नशे की हालत में अपनी वाइफ को बेच देता है, फिर बाद में आपने देखा कि वो धीरे धीरे मर्चेंट बन जाता है, और बाद में एक कैस्टर ब्रिज का मेयर बन जाता है। तो ये सब उसकी किस्मत की बात है, फेट है, जो उसको भाग्य है उसका, जो उसको यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करवा रहा है। तो पूरा जो ये नॉवेल है या जो इसकी पूरी स्टोरी है वो इसी पे बेस्ड है, या इससे रिलेटेड ही है। किससे? फेट से रिलेटेड।
फेट इज ब्लाइंड फॉर हार्डी, फेट इज ब्लाइंड, आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब मनमानी या मनमौजी, मर्सीलेस दयाहीन, उसमें दया नहीं होती है, ऑलवेज ब्रिंग मिजरी, पेन, सोरो एंड सफरिंग। थॉमस हार्डी के लिए जो फेट है, जो भाग्य है, वो कैसा है? ब्लाइंड होता है, कुछ भी नहीं देखता, अपने रास्ते चला जाता है, मनमानी मनमर्जी करता है, मर्सीलेस उसमें दया भाव नहीं होता है, और हमेशा मिजरी, पेन और सोरो लेकर के आता है, सफरिंग लेकर के आता है। और देयर इज़ नो फेट दैट इज़ गुड फेट, वो मानता है हार्डी की किसी का फेट या किसी का भाग्य अच्छा भाग्य नहीं है। फेट इज़ डिलीवर्ड थ्रू कोइंसिडेंस एंड सर्कमस्टेंसेज दैट कैन नॉट बी फॉरसीन। कह रहा है कि फेट जो है ना वो किसके द्वारा डिलीवर होता है या किसके थ्रू चलता है? कोइंसिडेंस और कोइंसिडेंस के साथ साथ सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियाँ। कोइंसिडेंस इत्तेफाक, बोलता है कि ये जो फेट है ये इत्तेफाक और परिस्थितियों के थ्रू या इनसे गवर्नड होता है, इनके थ्रू चलता है। और परिस्थितियों और इत्तेफाक को हम फॉरसीन, पहले से तो देख ही नहीं सकते कि परिस्थितियाँ कौन सी आने वाली हैं या कौन सी घटना घटने वाली है, तो इसको तो हम पहले देख ही नहीं सकते। तो ये फेट इन परिस्थितियों से और इन परिस्थितियों वो इत्तेफाक से रिलेटेड होता है। वंस एन ओपनिंग अलाउज फॉर वर्किंग फॉर फेट्स डिजाइन, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट्स इनविटेबल फ्लो टू अ कैटास्ट्रॉफिक एंड। बोलता है क्या कि एक बार ओपनिंग अलाउ कर दे, मतलब एक बार फेट जो है अपना वर्क स्टार्ट कर दे, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट्स इनविटेबल फ्लो, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके अवश्यंभावी, इनविटेबल मतलब अवश्यंभावी, जो निश्चित है उसके फ्लो को, जो कि कैटास्ट्रॉफिक एंड की तरफ, जो एक भयानक एंड की तरफ जा रहा है, उसको रोक सके। मतलब फेट इतना पावरफुल होता है कि एक बार अपना रोल प्ले कर स्टार्ट कर देता है तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बुरी से बुरी स्थिति तक लेके ही जाएगा व्यक्ति को। इन मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कोइंसिडेंस एंड अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेज वर्क विद माइकल हेंचार्ड्स ट्रेजिक फ्लॉज। और इस प्ले की बात करें या इस नॉवल की बात करें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, तो जो कोइंसिडेंस है, जो इत्तेफाक है, और जो परिस्थितियों का अनजानपन है या परिस्थितियों को न जाना गया या न जानी हुई परिस्थितियों की बात करें, ये दोनों अपना वर्क प्ले करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं माइकल हेंचार्ड के ट्रेजिक फ्लॉ या ट्रेजिक एंड के लिए। फेट इज लूज्ड अपॉन हिम एंड पुशेज हिम टू हिज मिजरेबल एंड। ये जो फेट है वो उसके ऊपर पूरी तरह से पकड़ बना लेता है और उसको धक्का देता है, पुश्ड हिम, उसको धक्का देता है मिजरेबल एंड की तरफ, दयनीय समाप्ति की तरफ या उसके पतन की तरफ। वंस माइकल एल्ड्स टू द चॉइस टू सुसन एंड द बेबी, हिज क्रूशल एंड इज सील्ड। एक बार जब उसने सुसन को, अपनी बेटी को बेचने का निर्णय लिया, इसके साथ ही उसका जो क्रूशल है, उसकी जो पतन की स्थिति है या उसकी जो बुराई है या उसके कहें दुर्भाग्य जो है, वो शील्ड हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। दिस लीड्स टू द ट्विन थीम ऑफ हाउ पर्सनल चॉइस इंटरेक्ट विद फेट। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमें ये बताती है कि हाउ पर्सनल चॉइस, कैसे एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय, अपनी व्यक्तिगत चॉइस, अपनी व्यक्तिगत डिसीजन किसके साथ इंटरेक्ट विद फेट, फेट के साथ या किस्मत के साथ जुड़ा होता है। हार्डी एक्सप्लोर्स हाउ फेट कैन अल्टर और अवॉइडेड बाय पर्सनल चॉइसेस। हार्डी या थॉमस हार्डी हमें इसके बारे में बताता है कि कैसे फेट जो है ना अल्टर, चेंज कर सकता है या अवॉइड कर देता है पर्सनल चॉइसेस। मतलब किस तरह से हमारी किस्मत हमारे चॉइसेस के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर कैसे अपना रोल प्ले करती है और हमारे डिसीजन को कैसे चेंज कर देती है। मतलब हम कुछ
सोच करके डिसीजन लेते हैं और निकल कुछ और जाता है। तो किस तरह से हमारे डिसीजन को चेंज कर देती है फेट, इसके बारे में हार्डी ने बताया है। ही एक्सप्लोर्स हाउ पर्सनल चॉइस इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ अ पर्सनल लाइफ। वो ये भी बताता है कि किस तरह से, कैसे एक पर्सनल चॉइस, एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस उसके एंड को, उसके लाइफ को इम्पैक्ट डालता है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में भी बताता है। तो बच्चों, हमने इसके थीम के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हमने इसकी स्टोरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया और इंट्रो वगैरह हमने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे अपना ये जो नॉवेल है कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा नॉवेल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस नॉवेल को या इस वीडियो को एक बार वापस से आप सुनिए, आपके माइंड में पूरा एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और आज के लेक्चर में हमारे लिए, या हमारी तरफ से आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में आगे किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।